हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज के सेशन में हम कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी को कवर करने वाले हैं। इस एक वीडियो में मैं पूरी पेडागोजी जो इंग्लिश में पूछी जाती है उसको आज आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार अगर चैनल पर हैं, तो ये पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। हो सकता है कि आपको यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिले। तो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर जो भी टॉपिक मुझे कन्वीनियंट लगे हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। चाहे वो लैंग्वेज स्किल हो, चाहे वो अप्रोचेस हो, मैथड्स हो, या जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के पूरे सेशन को। एंड नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर फाइनली इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। एंड मैंने जैसे पहले बोला कि ये शॉर्ट नोट की वीडियो है, बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। एज अ रिविजन आपका पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और थोड़ा सा हम ना क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। ओके, क्योंकि रिविजन की वीडियो है तो मैं बहुत स्लो नहीं करवाऊंगी, थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे ताकि कम समय में सब कुछ डिस्कस कर ले। चलिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। इससे पहले लैंग्वेज के बारे में दो चार बात याद रखना कि लैंग्वेज आया कहाँ से है। तो लैंग्वेज की इटिमोलॉजी पूछी जाती है। लैंग्वेज जो है वो लैटिन भाषा के कहाँ से आया है, लिंगुआ से आया है, LINGUA, लिंगुआ। और इस लिंगुआ का मतलब होता है टंग। क्या होता है? टंग। ओके, तो यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब है कि जो कहाँ से प्रोड्यूस हो, हमारे टंग से प्रोड्यूस हो। सो लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ विच मीन्स टंग। ओके, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि लैंग्वेज की कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। ये क्वेश्चन सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। आर्बिट्रेरी पूछता है कि आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है कि नहीं होती है। तो याद रखना, लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड देयर मीनिंग। ठीक है, कोई वर्ड है और उसका जो मीनिंग है उसके बीच कोई भी इनहेरेंट रिलेशनशिप नहीं होता है। इसको हम आर्बिट्रेरी कहते हैं। मतलब कोई शब्द है और उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ होता है, उसके बीच कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर पेन, तो पेन को हिंदी में कलम कहते हैं। ठीक है, कलम कहते हैं। तो अब पेन को कलम क्यों कहा जाता है, कलम ही क्यों कहा जाता है, इसका कोई एक रिलेशन नहीं है। अगर आप इसका अर्थ देखो और वर्ड देखो तो दोनों के बीच समानता बिल्कुल भी नहीं है, इनहेरेंट रिलेशनशिप नहीं होता। इसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरी। ओके, आगे चलते हैं। लैंग्वेज इज सोशल। सोशल का मतलब है कि लैंग्वेज समाज में होता है। लैंग्वेज काम करता है सोशल कंट्रोल का। ठीक है, लैंग्वेज क्या करता है, सोशल कंट्रोल करने का काम करता है। और एक सोसाइटी में लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, स्पीच कम्युनिटी जिसे कहा जाता है, तो लैंग्वेज जो है क्या है, सोशल है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो एक सिस्टम से हो जाए, यानी कि जहां पे आपके रूल्स आ जाएं। ठीक है, अब आप देखोगे, आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये क्या है, एक मैंने प्रॉपर इसको एक रूल से बोला है, एक स्ट्रक्चर से बोला है। तो लैंग्वेज क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है। हम सिस्टमैटिक तरीके से भाषा को सीखते हैं। उसके बाद लैंग्वेज क्या है, वोकल है, लैंग्वेज वर्बल है और लैंग्वेज साउंड है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेज लिंगुआ से आया है, तो इस लिंगुआ का मतलब ही होता है टंग, जो कि हमारा वोकल होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं। जो हमारे वोकल ऑर्गन्स होते हैं ना, वही क्या है, हमारा क्या है, टंग है, यानी वोकल कहा जाता है लैंग्वेज को, क्योंकि लैंग्वेज में सबसे पहले स्पीच आता है ना। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या है, वोकल है, वर्बल है और साउंड है। उसके बाद लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव। लैंग्वेज क्या है, नॉन इंस्टिंक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से लैंग्वेज को सीख करके नहीं आता है, जिसे कहते हैं नॉन इंस्टिंक्टिव। ठीक है, नॉन इंस्टिंक्टिव मतलब आपको भाषा को अर्जित या एक्वायर करना पड़ता है। कोई भी इंसान जन्म से भाषा सीख के नहीं आता है, इसी को कहा जाता है लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव। उसके बाद लैंग्वेज क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, एंड क्रिएटिव होता है। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज क्या है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पर हम कम्युनिकेट करते हैं आपस में, सोसाइटी में। लैंग्वेज इज ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स। भाषा क्या है, एक रूल गवर्न सिस्टम है, ये भी याद रखना है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ह्यूमन है, मतलब ह्यूमन एक सोसाइटी में लैंग्वेज को बोला जाता है, और स्ट्रक्चरली जो है कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसे हम कहते हैं रूल गवर्नड सिस्टम। ठीक है,
अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रूल गवर्न सिस्टम क्या है, तो भाषा को हम रूल गवर्न सिस्टम कहते हैं, जहां पे रूल्स होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होती है भाषा, ओके। तो ये सब आपका क्या था, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देखिए कुछ मेन बातें हैं, फटाफट से देखेंगे। कॉन्शियस पूछेगा तो लर्निंग होती है। कॉन्शियस मतलब कि हम डेलिब्रेट होते हैं, ठीक है। एक आता है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब कि जहां पर आप अवेयर होते हो, आप कॉन्शियस है, चेतन होते हैं हम, तो उसे हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग सिस्टमैटिक होती है, यहां पर हम फॉर्मल तरीके से सीखते हैं। ये भी याद रखना कि लैंग्वेज को हम, जो लर्निंग होती है वो फॉर्मली सिचुएशन में होती है, जैसे कि स्कूल में। अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो ये अनकॉन्शियस है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा अपनी मदर टंग को सीखता है, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है बच्चा, और नॉन सिस्टमैटिक है। यहाँ पर ये नेचुरल सराउंडिंग में होती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा अपनी फैमिली में, अपने एनवायरनमेंट में भाषा को सीखता है, इनफॉर्मल सीखता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। अगर लर्निंग पूछेगा तो लर्निंग में बच्चा ग्रामर के रूल को याद कर रहा है, फॉर्मल है, ठीक है, कॉन्शियस है, यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहा है, सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहा है, ये लर्निंग है। एक्विजिशन में उसकी मदर टंग आ गई, अनकॉन्शियस होता है बच्चा, नेचुरली वो भाषा को सीखता है, ठीक है, वो आपका एक्विजिशन है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ शॉर्ट पॉइंट्स है जो कि लैंग्वेज स्किल्स के बारे में है, ठीक है। देखिए पहला है द 4 बेसिक स्किल। हमारी भाषा में लैंग्वेज की 4 बेसिक स्किल होती है, विच इज L, S, R एंड W, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW हमारी 4 बेसिक स्किल्स होती हैं। अब इन दोनों बेसिक स्किल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव में आपका क्या आ गया, लिसनिंग एंड रीडिंग, और प्रोडक्टिव में कौन सी स्किल्स आती हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ओके। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज आपको पता है क्या याद रखना है, कीवर्ड याद रखना है, ठीक है। मैं पूरा यहाँ पे पढ़ूंगी नहीं, बहुत ज्यादा वो बोरिंग हो जाता है। देखो यहाँ पर आपको ये याद रखना है मेन पॉइंट, कि हमें इंटीग्रेट करके चारों स्किल्स को सिखाना चाहिए, ठीक है। पहली बात की प्रॉपर ऑर्डर से हम भाषा को सीखते हैं, LSRW क्रम होता है। हर व्यक्ति के सीखने का क्रम क्या होता है, LSRW। हम पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। कोई भी व्यक्ति पहले पढ़ना नहीं सीखेगा, वो पहले सुनना ही सीखेगा, तो उसे हम एक क्रम कहते हैं, ठीक है। जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, होल तरीके से पढ़ाना चाहिए, या हमें इंटीग्रेट तरीके से पढ़ाना चाहिए। ये 2 कीवर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, टीचर मस्ट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू यूज। टीचर को क्या क्रिएट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना चाहिए, ताकि बच्चा भाषा को यूज कर सके फॉर कम्युनिकेटिव पर्पस, ठीक है। उसके बाद टीचर कैसे करवा सकता है, यहाँ पर डिस्कशन करवा सकता है, ड्रामा, डायलॉग, कन्वर्सेशन, डिबेट, क्वेश्चनायर्स। देखो ये सब क्या है, आपके कीवर्ड्स है। अगर आप 6 पॉइंट को ध्यान से देखो तो ये जो भी टीचर यहाँ पे ड्रामा, डिस्कशन, डायलॉग और स्पीकिंग, कन्वर्सेशन ये सब करवाता है, इसका पर्पस यही होता है कि बच्चों के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है भाषा को यूज करने की, उसको टीचर विकसित कर सके, बच्चों के अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को वो बढ़ावा दे सके यूजिंग फॉर दीज 4 स्किल्स, ओके। तो ये क्या है, आपके शॉर्ट पॉइंट्स हैं लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, बेसिक बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, अब एक एक करके कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज हैज 4 एस्पेक्ट। जब हम लैंग्वेज की स्टडी की बात करते हैं तो 4 एस्पेक्ट होते हैं। पहला, जब हम फोनेटिक बोलेंगे तो फोनेटिक हमारे स्पीकिंग से रिलेटेड होता है, ग्राफिक एस्पेक्ट राइटिंग से रिलेटेड होता है, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट जो है वो रीडिंग से होता है, जहां पर आप साउंड्स को क्या है पढ़ना सीख रहे हो, तो फोनेटिक कम ग्राफिक जो है वो रीडिंग है। सिमेंटिक एस्पेक्ट पूछेगा तो लिसनिंग होता है हमारा। तो 4 एस्पेक्ट होती हैं भाषा की, जो कि चारों स्किल से रिलेटेड होती है। इसके अलावा रिसेप्टिव स्किल में आपका लिसनिंग एंड रीडिंग आ जाएगा, प्रोडक्टिव में आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग आ जाएगा, और इन्हें हम रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। ये याद रखना एक एक्स्ट्रा कि रीइंफोर्समेंट स्किल किसे कहा जाता है, तो प्रोडक्टिव स्किल को रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, एक एक स्किल अब हम डिस्कस करेंगे, चारों स्किल के बारे में, जहां से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आता है लिसनिंग स्किल।
देखो लिसनिंग स्किल में आपको याद रखना है कि लिसनिंग का मतलब क्या है। तो देखो लिसनिंग का मतलब होता है जहां पे आप पहले रिसीव करते हो किसी की बात को, फिर आप उस बात से एक मीनिंग को निकालोगे एंड आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे। याद रखना कि सुनने कौशल में केवल हियरिंग नहीं होता है कि आपने केवल सुन लिया, सुन करके रिस्पॉन्स करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है लिसनिंग के अंदर। कुछ प्रोसेस होती है लिसनिंग की, जिसमें से सबसे पहले स्टेज 1 में आप रिसीव करते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ कहा है यहाँ पे, तो आपने पहले उसको सुना, उसके बाद आपने उसको अंडरस्टैंड किया। सेकेंड स्टेज, जो भी आपने समझा उसको आपने याद रखा, उसके बाद उसे आपने इवैल्यूएट किया, और उसके बाद हमने लास्ट में क्या दिया, रिस्पॉन्स किया या फिर हमने फीडबैक दिया। तो रिस्पॉन्स करना इंपॉर्टेंट होता है लिसनिंग के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब कुछ बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग होती है, जिसमें से सबसे पहले आती है एक्टिव, फिर आती है सिलेक्टिव और फिर आती है एम्पैथेटिक। इसके अलावा और भी हैं, यहाँ पे देखेंगे 4 टाइप की स्किल होती है। वैसे तो बहुत सारी है बट बेसिक 4 हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आती है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। देखो एप्रिशिएटिव लिसनिंग वो लिसनिंग है जहां पे आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो, आपने कोई कविता सुनी, कोई कॉमेडी शो आप सुन रहे हैं, जहां पे आप एप्रिशिएट कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, जहां पे आप फन एंजॉयमेंट के लिए जब सुनते हैं उसे हम एप्रिशिएटिव कहते हैं। ठीक है, एम्पैथेटिक कौन सी होती है? एम्पैथेटिक का मतलब होता है जो पर्सनल हो। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल भी हो सकता है, जहाँ पे आप किसी दूसरे को कोई इमोशनल सपोर्ट देना चाहते हो। जैसे आप किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, कोई किसी से कोई बातचीत कर रहा है, आपने अपने फ्रेंड को बहुत जो है इमोशनली उसको सपोर्ट किया, तो पर्सनल लिसनिंग को हम एम्पैथेटिक कहते हैं, जहाँ पे हम अपने पर्सनल चीजें शेयर करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कौन सी होती है? जहाँ पे आप टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं, जहाँ पे जो बहुत इंटेंसिव टाइप की होती है। ठीक है, याद रखना इसे कॉम्प्रिहेंसिव को हम इंटेंसिव भी कहते हैं। जैसे कि टीचर का लेक्चर सुनना, जो आप बहुत ध्यान से सुन रहे होते हो, आप डायरेक्शन, कोई आपको डायरेक्शन बता रहा है कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ, वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव है, या उसे हम इंटेंसिव कहते हैं, जहां पे हम बहुत गहराई से किसी की बात को क्या करते हैं, समझते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग कौन सी होती है? जहां पर आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हो किसी की बात को। जैसे आपने किसी की बात को सुना और सुन करके जब आप उसको या तो एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, आप ये सोचते हैं कि अच्छा इसने कैसा बोला, सही बोला गलत बोला। आप जहां पे इवैल्यूएशन करते हैं, क्रिटिकली आप उसको जज करते हो, वहां पे आपकी क्रिटिकल लिसनिंग आ जाती है। जैसे किसी नेता का स्पीच सुन के आप उसको जज कर रहे हैं कि वो कैसा है, तो वो क्रिटिकल लिसनिंग हो गई। तो ये 4 टाइप की आपकी बेसिक लिसनिंग स्किल्स होती है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे स्पीकिंग स्किल के बारे में। स्पीकिंग स्किल जो होती है वो लिसनिंग से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे लिसनिंग के बाद स्पीकिंग आती है। जब भी हम स्पीकिंग स्किल की बात करते हैं तो आपको 4 चीजें याद रखनी है, जो कि किसी भी बच्चे के अंदर स्पीकिंग की प्रोफिशिएंसी यानी जो प्रवीणता है भाषा बोलने की, उसको बढ़ाता है। ठीक है, 4 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला, आपकी स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस होती है, फिर डिस्कोर्स होता है, एक आपका सोशियो लिंग्विस्टिक और एक आपका ग्रामेटिकल होता है। ठीक है, ये आपका सीएलटी में भी होता है। याद रखना सेम चीज आपके सीएलटी के अंदर आता है चारों, और सेम चीज स्पीकिंग के अंदर भी है। स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप जेस्चर्स आपके क्या है, ठीक है, जिसे डेकोरम बोलते हैं, कि आपके हाव भाव क्या है, आपके जेस्चर्स क्या है, आप कैसे वर्ड्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, वो आपका स्ट्रैटेजिक है, आपका तरीका क्या है बोलने का। डिस्कोर्स का मतलब होता है कि आप लॉजिकल बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, सामने वाले को आपकी बात समझ आ रही है कि नहीं, उसे हम डिस्कोर्स कहते हैं। ठीक है, सोशियो लिंग्विस्टिक का मतलब है कि आप इंटोनेशन कैसे कर रहे हैं, आप एक सोसाइटी में कैसे भाषा को यूज कर रहे हो। ठीक है, वो सोशियो लिंग्विस्टिक होता है, यानी सोसाइटी में भाषा का यूज करना। ग्रामेटिकल में क्या आ जाएगा कि जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं वहां पे आपने ग्रामर ठीक बोली कि नहीं बोली, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी थी वर्ड को लेकर के, क्या आप किसी वर्ड को गलत तो नहीं बोल रहे थे, या आपने किन किन शब्दों को यूज किया बोलते समय, वो आपका ग्रामेटिकल है, जहाँ पे आपके ग्रामर वगैरह देखी जाती है कि प्रोनाउंसिएशन ठीक थी कि नहीं थी। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपकी स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी का पार्ट है, जहाँ पे 4 हमारी कॉम्पिटेंसी आती है। और देखो आपको ये याद रखना है ना कि अगर इनमें से कोई भी कॉम्पिटेंसी आपका आ जाता है तो ये चारों ही क्या है, अच्छी मानी जाती हैं। सीएलटी के अंदर भी आता है और स्पीकिंग के अंदर भी आता है। आगे चलेंगे, कुछ एक्टिविटीज हम डेवलप कर सकते हैं स्पीकिंग को अच्छा करने के लिए। सबसे पहले आप स्टोरीज का यूज करेंगे, आप बच्चे को कहानियां सुना सकते हैं। बेसिक आपको ये याद रखना है। थीम पिक्चर्स होती हैं, आपने कोई पिक्चर उनको दे दी,
ठीक है। पिक्चर कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जहाँ पे टीचर ने बच्चों को पिक्चर दे दी और बच्चों को बताना होगा 4 सेंटेंस में कि भाई इस पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, क्या है इस पिक्चर में, बच्चा बोलेगा। तो ये स्पीच आपका पिक्चर कंपोजिशन होता है। डिस्कशन आप करवा सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर रेडियो शो, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, ग्रामोफोन, ये सब वैसे लिसनिंग में आता है, लेकिन आप स्पीकिंग के लिए भी इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे रीडिंग पर। अब आता है रीडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीटेट में रीडिंग और राइटिंग से बनता है। ठीक है, तो रीडिंग में हम देखेंगे रीडिंग क्या है। रीडिंग कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स। रीडिंग क्या है कि किसी भी रिटन और प्रिंटेड वर्ड की सेंस को समझना, उसकी एबिलिटी को हम रीडिंग कहते हैं, जब आप लिखे हुए को अर्थ को समझते हो। अब कुछ टाइप्स ऑफ रीडिंग है जो कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने जरूर यहां से क्वेश्चन देखे होंगे सीटेट में। सबसे पहले आता है एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, एक्सटेंसिव देखो क्या है, कीवर्ड क्या क्या याद रखना है, मैंने सिर्फ कीवर्ड यहां लिखा है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा नहीं। प्लेजर पूछेगा, एंजॉयमेंट पूछेगा, फन पूछेगा, रिलैक्सेशन पूछेगा। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं इन 4 चीजों के लिए, तो वो आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर आता है। इसे हम नॉन डिटेल रीडिंग भी कहते हैं। यहां पर ये रीडिंग हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंडिंग में, हमारी वोकैबुलरी को अच्छा करती है, और हम कॉन्टेक्चुअली वर्ड को समझने में ये जो रीडिंग है ये हेल्प करती है। जैसे कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई कॉमिक पढ़ रहे हैं आप अपने मनपसंद की, जहाँ पे आप प्लेजर के लिए या एंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हो, उसे हम एक्सटेंसिव कहते हैं, और इसे हम नॉन डिटेल्ड रीडिंग भी कहते हैं। आगे चलेंगे इंटेंसिव रीडिंग की तरफ। अब देखो इंटेंसिव जो है वो एक्सटेंसिव का उल्टा है। इंटेंसिव में बहुत गहराई से आप कोई भी चीज को पढ़ते हो, आप स्पेसिफिक एम, आपका कोई ना क्या होता है, स्पेसिफिक एम होता है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव होता है रीडिंग करने का। जैसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम है, आप उसके लिए पढ़ रहे हो डिटेल, वो आपका क्या है, इंटेंसिव रीडिंग है। आप यहाँ पे डीपली पढ़ते हैं, यहाँ पे रेड से मैंने हाईलाइट किया है, जैसे कि टेक्स्ट बुक पढ़ना अपनी, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ते हो बहुत ज्यादा, इसे हम डिटेल रीडिंग भी कहते हैं। यहाँ पे बच्चों को डीप अंडरस्टैंडिंग होती है ग्रामर की, यहाँ पे ग्रामर बहुत अच्छे से बच्चे समझते हैं, सेंटेंस को, सिंटेक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, और लैंग्वेज के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पे बच्चों की एबिलिटी जो है वो टारगेट लैंग्वेज में अच्छी हो जाती है। ये सब आपको इंटेंसिव रीडिंग के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अब हम डिस्कस करने वाले हैं 2 और हमारी रीडिंग के टाइप। पहला है स्किमिंग और दूसरा है स्कैनिंग। ठीक है, जब हम स्किमिंग की बात करते हैं तो आप जिस्ट निकालने के लिए, ठीक है, आप इससे एक वर्ड याद रखना, जिस्ट या ओवरऑल आइडिया। आप ओवरऑल आइडिया लेने के लिए पढ़ रहे हैं, वो आपका स्किमिंग है। स्कैनिंग में आप क्या करते हैं, आप स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो, वो आपका स्कैनिंग है। स्कीमिंग का पर्पस होता है कि आप फुल टेक्स्ट के बारे में आइडिया ले लो, ओवरऑल आइडिया लेना। ठीक है, और स्कैनिंग का पर्पस होता है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना लिखे हुए में से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोनों ही तरीके की जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। मैं एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट बता रही हूँ। दोनों ही रीडिंग फास्ट होती है, दोनों ही रीडिंग हमारी साइलेंट होती है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है दोनों रीडिंग में कि स्कीमिंग में आप क्या करते हो, जिस्ट निकालते हो कि पूरी चीज किस बारे में है, ओवरऑल क्या कहा गया है, या फिर ओवरऑल आइडिया आप लेना चाहते हो कि किस बारे में पूरा का पूरा पैसेज दिया है, वो आपका स्कीमिंग है। स्कैनिंग में आप पर्टिकुलर किसी एक चीज को देखना चाहते हो, पढ़ करके कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आप निकालते हो, वो आपका स्कैनिंग होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग को हम रीडिंग अलाउड भी कहते हैं। यहाँ पर इसको हम अर्ली स्टेजेस में ज्यादा करते हैं, यानी कि आप प्राइमरी लेवल पे इस रीडिंग को हम इसको अच्छे से करवा सकते हैं। यहाँ पर इसके फायदे हैं कि बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर रीडिंग का तरीका आता है। सबसे ज्यादा बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे बच्चों की प्रोनाउंसिएशन संबंधी मिस्टेक जो होती है उसे करेक्ट किया जाता है। बच्चों के सेंसरी ऑर्गन जो है यहाँ पे काफी एक्टिव होते हैं, ट्रेंड होते हैं, क्योंकि बच्चा अब अपनी आंखों से भी पढ़ रहा है, बोलता भी है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा इमिटेट करता है, और यहाँ पे सबसे बड़ा है कि स्पीच जो उनकी एबिलिटी है वो अच्छी होती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे साइलेंट रीडिंग के बारे में। साइलेंट रीडिंग जो होती है वो क्या होती है, जहां पर
विदाउट एनी वोकल, आप साउंड्स को बिना बोले आप रीडिंग करते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों की फ्लुएंसी और स्पीड बढ़ती है। ये आपको याद रखना है, जो चीजें मैं हाईलाइट कर रही हूं वो आपको स्पेशली याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना है। तो साइलेंट रीडिंग का फायदा है फ्लुएंसी, स्पीड और ईज के साथ पढ़ना बच्चे को आ जाता है, बच्चे के अंदर फ्लुएंसी आती है। और एक और वर्ड है यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन, बच्चे के अंदर कॉम्प्रीहेंशन यानी समझ की एबिलिटी अच्छी होती है, इससे बच्चों के अंदर वोकैबुलरी अच्छी होती है। और जो साइलेंट रीडिंग है वो हायर लेवल पे कराई जाती है, यानी बड़े लेवल पे हम बच्चों को क्या करवाते हैं, साइलेंट रीडिंग करवाते हैं। आगे बढ़ेंगे, और इसके अलावा कुछ और सब स्किल है रीडिंग की, और ये आपके क्या है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है, याद रखना ये कुछ कीवर्ड्स या फिर आप इसको सब स्किल मान सकते हो जो हम रीडिंग में यूज करते हैं। और अगर आपको आपके पेपर में ये वर्ड दिखेंगे यानी कि वो अच्छे हैं, ठीक है, यानी कि नेगेटिव नहीं है। पहला है विजुलाइज करना, आप जब पढ़ते हैं तो आप वहां पे विजुलाइज करते हैं, ठीक है, आप वहां पे जो भी पढ़ रहे हो आप उसको पढ़ करके एक मेंटल पिक्चर बनाते हो, है ना। ऐसा कई बार होता है कि हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, तो हम उसको सोचने भी लगते हैं। तो ये एक विजुलाइजिंग होता है जो कि हम रीडिंग में यूज करते हैं। उसके बाद आप कनेक्शंस बनाते हैं, लिंक करते हैं आप टेक्स्ट को। उसके बाद इन्फरेंसेस बनाना, ये इन्फर करना कहते हैं इसको हम। ये याद रखना कि इन्फर जो है ये किसकी स्ट्रैटेजी है, रीडिंग की। जहां पे मान लो आपको कोई वर्ड यहाँ नहीं आ रहा है तो आप वहां पे रीडिंग बिटवीन द लाइन पढ़ते हो, ठीक है। प्रिडिक्शन करना, आप प्रिडिक्ट करते हैं, गेस करते हैं मीनिंग को कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ के अनुसार मीनिंग को। मान लो आपको कोई मीनिंग नहीं आ रहा तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हमें मीनिंग को क्या करना चाहिए, गेस करना चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेट करना चाहिए उसको। समराइज करना भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीडिंग का, जहां पे आपने जो भी पढ़ा आप उसको अपने वर्ड्स में या तो लिख देते हो या उसे बता देते हो, तो वो समराइजिंग है। तो गाइज ये जितने भी आपके सब स्किल हैं इनको आपको जस्ट नेम से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रामर में कुछ ग्रामर के टाइप है जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं। हम यहाँ पे इन सभी टाइप ऑफ ग्रामर को कवर करेंगे। पहला है थ्योरेटिकल या फॉर्मल, फंक्शनल, फिर आपका ट्रेडिशनल, स्ट्रक्चरल, ट्रांसफॉर्मेटिव, जनरेटिव और एंड पेडागोजिकल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके। देखो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो थ्योरेटिकल ग्रामर होता है उसे हम फॉर्मल भी कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आता है सीटेट के अंदर कि फॉर्मल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर में क्या अंतर है। तो देखो फॉर्मल ग्रामर जो होता है इसे हम पर्सपेक्टिव ग्रामर भी कहते हैं। ये रूल पे बहुत फोकस करता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। फॉर्मल ग्रामर किस पे फोकस करता है, आपके रूल पर या फिर फॉर्म पर या फिर स्ट्रक्चर पर। ये कीवर्ड है, ठीक है, स्ट्रक्चर, फॉर्म, रूल, इस पे फोकस करता है ये वाला ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर को हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, याद रखना। यहां पे आप यूज पे फोकस करते हो, यूज। मैं कीवर्ड बता देती हूं फटाफट से। फंक्शनल पूछेगा तो यूज पर, मीनिंग पर और कॉन्टेक्स्ट पर। कॉन्टेक्स्ट पूछेगा तो आपका आंसर क्या बनेगा, फंक्शनल बनेगा, ठीक है। और इसी को हम पेडागोजिकल भी कहते हैं। फंक्शनल को हम क्या कहते हैं, पेडागोजिकल ग्रामर। ये भी फंक्शनल में ही आता है। तो पेडागोजिकल ग्रामर वो ग्रामर है जहां पर आप यूज, मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ग्रामर का कंसेप्ट किसने दिया, ये याद रखना। अमेरिकन लिंग्विस्ट C.C. फ्राइज ने स्ट्रक्चरल ग्रामर दिया था, ये आपको याद रखना है। जहां पे इनका फोकस था कि आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करके इस तरह से आपको क्या क्या सिखाना है, स्ट्रक्चर सिखाना है, ठीक है, यानी रूल पे फोकस करते थे ये। और ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर किसने दिया है, ये आपको याद रखना है, नॉम चॉम्स्की ने दिया है, जो कि कहते हैं कि बच्चा ग्रामर के रूल्स को क्या करता है, खुद ब खुद रूल्स को जनरेट करता है, खुद ही रूल्स को वो जनरेट करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गाइज मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बहुत डिटेल में मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको जस्ट बेसिक जितने भी टाइप ऑफ ग्रामर थे ना, इनका बेसिक याद रखना है। सबसे अच्छा ग्रामर कौन सा माना जाता है यहाँ पर, पेडागोजिकल या फंक्शनल, दोनों पूछेगा तो ये दोनों ही सबसे बेस्ट है और दोनों सेम ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे राइटिंग के बारे में। राइटिंग में सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्टेजेस ऑफ राइटिंग, जहां से क्वेश्चन बनता है। कंट्रोल्ड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग और एडवांस राइटिंग। आइए देखते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले आता है कंट्रोल्ड राइटिंग। कंट्रोल्ड राइटिंग पहला स्टेज है राइटिंग का, मतलब पहला टाइप है, जहां पर
टीचर क्या करता है, पूरी तरीके से बच्चों को कंट्रोल तरीके से उनको डिक्टेट करता है। मतलब यहाँ पे टीचर बहुत ज्यादा डोमिनेट होता है इस राइटिंग में। यहाँ बच्चे खुद से कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीचर का काम बेसिकली क्या होता है ना, कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो टीचर का काम होता है कि उनको पेंसिल अच्छे से पकड़वाना सिखाए, प्रॉपर बच्चों को स्पेस दे के लिखना सिखाए। इसीलिए शुरुआत स्टेज में आप देखोगे छोटे लेवल पे हम कंट्रोल राइटिंग बच्चों को करवाते हैं। कंट्रोल राइटिंग का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लो मैंने ABCD बच्चों को लिखने के लिए दे दिया और बच्चे कॉपी में इस तरह से लिख करके लाएंगे। ये क्या राइटिंग है, क्या है, कंट्रोल्ड है। टीचर ने जो दिया है बच्चे वैसे ही करता है। यहाँ पे टीचर हैंड राइटिंग बच्चों की चेक करती है, कॉपी बच्चे करते हैं। यहाँ पे टीचर ने जो लिखा होमवर्क में दिया बच्चे ऐसे से घर से लिख के ले आएंगे। यहाँ पे डिक्टेट करवाती है टीचर, टीचर ने जो वर्ड बोला वही बच्चे लिखते हैं और स्पेलिंग को यहाँ पे टीचर चेक करती रहती है। मतलब ये कंट्रोल्ड है ना, समझ रहे होंगे आप। जो छोटे लेवल पे आप देखेंगे हाथ पकड़वा के हम बच्चों को करवाते हैं बहुत ज्यादा, तो वो कंट्रोल राइटिंग के अंदर आती है। ओके, उसके बाद हम राइटिंग के में आगे बढ़ेंगे। दूसरी राइटिंग आती है गाइडेड। अब गाइडेड में क्या होता है ना, कंट्रोल में तो पूरी तरीके से टीचर उनको कॉपी करना सिखा रहा है। गाइडेड में क्या होता है कि यहाँ पर टीचर पूरी तरीके से तो बच्चों को गाइड कंट्रोल नहीं करता है। यहाँ पे टीचर बच्चों को कुछ स्कैप फोल्डिंग हेल्प देता है, ठीक है। आप कीवर्ड याद रखो यहाँ पे कि टीचर अगर हेल्प दे रहा है, टीचर अगर उनको स्कैप फोल्डिंग दे रहा है या फिर उनको सपोर्ट दे रहा है या फिर उनको क्लू दे रहा है, तो वो आपका गाइडेड राइटिंग होगा। यानी आप यहाँ सहायता कर रहे हो बच्चों की, ठीक है। यहाँ पे टीचर क्या करता है, बच्चों को गाइडेंस देता है, उनको इसलिए देता है ताकि वो कोई मिस्टेक ना करे, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आपने कोई नए वर्ड दे दिए बच्चों को। आपने बोला कि बेटा फैन वर्ड दे दिया आपने, या आपने कोई चेयर वर्ड दे दिया और आपने कहा कि फैन और चेयर से दो दो सेंटेंसेस मुझे लिख के दे दो। तो ये क्या है कि आपने उनको पहले कोई वर्ड दे दिया है, अब बच्चे खुद से कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, वो उनकी मर्जी है। तो ये आपका गाइडेड राइटिंग के अंदर आता है। ओके, आगे आता है हमारा थर्ड टाइप आता है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग से क्वेश्चन एक ये आता है कि कौन सी ऐसी राइटिंग है जहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा स्पेलिंग, ग्रामर और रूल पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है। तो वहां पे आंसर क्या होगा हमारा, फ्री राइटिंग। ओके, फ्री राइटिंग क्या है, जहां पे आप अपने खुद के थॉट्स को लिखते हो विदाउट स्टॉपिंग एंड विदाउट रिगार्ड फॉर स्पेलिंग। यानी हम बहुत ज्यादा यहाँ फोकस इस चीज पे नहीं करते हैं कि स्पेलिंग, ग्रामर एंड ऑल। जैसे आप कोई डायरी लिखते हैं खुद के लिए, आप खुद की जब डायरी लिखते हैं तो आपका फोकस वहां ग्रामर पे, रूल पे बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसे हम फ्री राइटिंग कहते हैं। फिर 4 आती है एडवांस राइटिंग। एडवांस राइटिंग जैसे कि आप बुक लिख रहे हैं तो वो राइटिंग आपकी एडवांस राइटिंग होती है, जहां पे आप ग्रामर का, हर चीज का फोकस रखते हैं कि जो राइटिंग है वो आपकी क्लियर हो, कंसाइज हो, अच्छी हो, प्रॉपरली वहां पे लिखा गया हो। तो ये क्या है, सबसे हाईएस्ट स्टेज की राइटिंग होती है, जो कि आप देखोगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इस तरह की राइटिंग हम करते हैं। तो ये आपकी एडवांस राइटिंग होती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे राइटिंग प्रोसेस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा, यहां पर राइटिंग के कुछ क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आता है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग का मतलब होता है कि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि मान लीजिए आपको कुछ लिखना है तो पहले आप अपने आइडियाज को सोचेंगे, आइडियाज को कलेक्ट करेंगे, जिसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। और ये किस में आता है, प्री राइटिंग के अंदर आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब आपने सोच लिया कि आपको क्या लिखना है, आप फिर ड्राफ्ट करते हो। ड्राफ्ट का मतलब है कि आप लिख देते हो रफ पेपर पे, आपने जो आइडिया सोचा, ब्रेनस्टॉर्म किया, उसको आप लिख देते हैं, तो उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप ये देखते हो कि कोई गलती तो नहीं है, आप यहाँ पे मेक चेंजेस करते हो, मतलब आप ये देखते हो कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है, आप रिवाइज करते हो आपने जो लिखा है। उसके बाद हम 4 नंबर पे रिवीजन करने के बाद एडिट करते हैं, और एडिटिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रीड भी बोलते हैं। प्रूफ रीड का मतलब है कि आप चेक करेंगे कि आपकी ग्रामर ठीक है कि नहीं, स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। आपको कोई वर्ड अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर देते हो, हटाना है तो उसको माइनस कर दोगे, हटा दोगे, तो उसे हम एडिटिंग या प्रूफ रीड करना कहते हैं। ये 4 स्टेज होती है। और 5th स्टेज पे आता है फाइनली, जब आप उसको पब्लिश कर देते हो, ठीक है, रीड्राफ्ट करके फिर आप उसको पब्लिश कर देते हो। तो ये प्रॉपर जो पूरा ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, राइटिंग की प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे राइटिंग के कुछ कन्वेंशंस होते हैं। देखो यहाँ से ना प्रीवियस ईयर पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। पूरा नहीं पढ़ूंगी, जस्ट बेसिक पढ़ेंगे हम। जो आपको ये जो ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं ना,
केवल इन पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं। कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग में क्या आता है, आपके मैकेनिक्स आते हैं। मैकेनिक्स का मतलब है कि जब आप लिखते हो तो आप किन बातों का ध्यान रखते हो, या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम राइटिंग में फोकस करते हैं, उसे हम कन्वेंशंस कहते हैं। लिखने का आपका एक प्रॉपर वे जो है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा कि पहले तो जब आप मान लीजिए कोई चीज लिख रहे हैं तो आप स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे कि आपके स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, पहली बात। तो ये आपका कन्वेंशंस हो गया। पंक्चुएशन मार्क अच्छे से होना चाहिए, आप वहां पे कॉमा, फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क सही से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, आप प्रॉपरली वहां पे कॉमा का यूज आप कर रहे हैं कि नहीं, वो आपका पंक्चुएशन है। उसके बाद कैपिटल वर्ड्स आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका फुल स्टॉप आया तो फुल स्टॉप के बाद आप कैपिटल वर्ड लिख रहे हो कि नहीं, ये आपका क्या है, कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद ग्रामर का फोकस हम करते हैं कि प्रॉपर ऑर्डर से आप जो भी लिखें वो लिखें। तो ये क्या है, आपके राइटिंग के क्या है, कन्वेंशंस है, जिसमें क्या आ जाता है, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, कैपिटल वर्ड्स एंड ग्रामर। 4 चीजें आती है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए व्हाइल वी आर राइटिंग एनीथिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो आप, आई होप आपको ये कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लिंग्विस्टिक्स। ओके, लिंग्विस्टिक्स क्या है भाई, पहली बात ये याद रखना है कि लिंग्विस्टिक क्या किसको कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। सिंपल, जब आप भाषा का अध्ययन करते हैं उसे हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। लिंग्विस्टिक के अंदर कुछ ब्रांचेस होती हैं, जिसमें से आपको जो ये 7 पॉइंट नजर आ रहे हैं ना, ये लिंग्विस्टिक की क्या है, ब्रांचेस हैं, जहां से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। तो ध्यान से सुनना। पहले आता है आपका फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, ठीक है, जिसमें आपका क्या आ जाता है, फोनीम आ जाता है, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ। फोनीम याद रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, फोनीम कहते हैं। ओके, उसके बाद मोर्फोलॉजी क्या है आपका, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, तो उसको हम कहते हैं मोर्फोलॉजी। और मोरफीम क्या होता है, मोरफीम क्या है आपका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। जहां पे आप फॉर्मेशन ऑफ वर्ड की बात करते हो तो आपका मोरफीम होता है, जिसे मोर्फोलॉजी भी कहते हैं, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, कि एक वर्ड कैसे बना है। सिंटेक्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। सिंटेक्स से रिलेटेड 2-4 बातें याद रखना कि जहां पे आपका रूल आ जाए, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाए, वो आपका सिंटेक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस कैसे बना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें कैसे लगा है, क्या रूल है, उसे हम कहते हैं सिंटेक्स, जहां पे आप सेंटेंस के फॉर्मेशन की स्टडी करते हो। सिमेंटिक्स पूछेगा तो स्टडी ऑफ क्या आ जाएगा, मीनिंग, आप अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, भाषा में जो वर्ड है, वर्ड के मीनिंग की स्टडी करना सिमेंटिक्स होता है। प्रैग्मेटिक्स होता है आपका क्या, लैंग्वेज के यूज की स्टडी करना, यानी कि भाषा को आप कौन सी सिचुएशन में कैसे यूज कर रहे हो, इस चीज की स्टडी को हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। ग्राफीम क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग, ठीक है। अगर पूछा जाए राइटिंग की सबसे छोटी इकाई या यूनिट क्या है, तो उसे कहते हैं हम ग्राफीम। ओके, तो ये सब आपको लिंग्विस्टिक्स की सारी ब्रांचेस याद रखनी है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका यहाँ पे आपका मोर्फीम पूछा जाता है, सिमेंटिक्स पूछा जाता है, सिंटेक्स पूछा जाता है और फोनीम पूछा जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे फोनीम को भी हमने क्लासिफाई कर रखा है, जहां से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि आपके जो फोनीम है, टोटल फोनीम इंग्लिश में कितने हैं, 44 है, ठीक है, जिसे 44 साउंड्स कहते हैं। इसमें से 20 आपके वॉवल्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 12 मोनोफ्थोंग है और 8 क्या है, डिप्थोंग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइड कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और जिसे हम डबल वॉवल साउंड कहते हैं। अगर पूछेगा डबल वॉवल साउंड कौन से हैं, तो कितने हैं इंग्लिश में डबल वॉवल साउंड, 8 हैं, और इन्हें हम ग्लाइड्स भी कहते हैं, इन्हें हम डिप्थोंग भी कहते हैं, और मोनोफ्थोंग को हम प्योर वॉवल कहते हैं। क्या कहते हैं मोनोफ्थोंग को, प्योर वॉवल्स, ठीक है। तो संख्याएं याद रखनी है, टोटल फोनीम 44, 20 वॉवल है, 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, 8 डिप्थोंग है और 12 मोनोफ्थोंग है इंग्लिश के अंदर। आगे बढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कुछ टीचिंग इंग्लिश के क्या है अप्रोच हैं, जिनको हम फटाफट से एक क्विकली हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में आपको क्या बात याद रखनी है कि यहाँ पर बच्चों को मास्टरी कराया जाता है स्ट्रक्चर्स पे। ओके, यहाँ पे बच्चों को पैटर्न सिखाए जाते हैं।
ये आपको याद रखना है। अरेंजमेंट्स ऑफ जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसको यहाँ सिखाया जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स क्या है ये आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर्स होते क्या है। स्ट्रक्चर्स देखो बहुत सिंपल है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जो है हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आई एट एन आइसक्रीम दिया हुआ है, ध्यान से समझना। आई एट एन आइसक्रीम, आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, आई विल ईट एन आइसक्रीम। अब आप देखोगे ये क्या है, ये आपके पैटर्न है। सेंटेंस का क्या है, अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग सेंटेंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 3 प्रकार के। और स्ट्रक्चर्स क्या है, जो ये वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो वर्ड्स है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब क्या है एट और ऑब्जेक्ट क्या है एन आइसक्रीम। तो यही आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इन्हीं को हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच में बार बार प्रैक्टिस करके, स्पीच पे फोकस करके, राइटिंग रीडिंग पे फोकस करके सिखाते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना कि हम टोटल 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स को सिखाने पे फोकस रहता है और 3000 रूट वर्ड्स को हम यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड जो है उनको हम यहाँ पे सिखाते हैं। तो स्ट्रक्चर्स का सिखाने का ऑब्जेक्टिव होता है कि 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स को हमें बच्चों को सिखाना है इसी प्रकार से। ओके, तो ये आपका कौन सा अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, स्ट्रक्चरल अप्रोच या स्ट्रक्चरल मेथड से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक चीज आता है यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ठीक है। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल जो है वो स्ट्रक्चरल में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ प्रिंसिपल है स्ट्रक्चरल अप्रोच के, जिनको बस हम मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच, याद रखना स्ट्रक्चरल अप्रोच पे पहले हम स्पीच पे फोकस करते हैं और उसके बाद हम लेटर वी फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, तो यहाँ पर याद रखना स्ट्रक्चरल में पहले स्पीच पे किया जाता है फोकस और उसके बाद रीडिंग और राइटिंग पे किया जाता है। हैबिट फॉर्मेशन यहाँ पे बच्चों की करवाई जाती है, बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि बच्चों को क्या हो जाए, वहां पे आदत का विकास हो, बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है, ड्रिल कराया जाता है, यहाँ पर हैबिट फॉर्मेशन कराया जाता है और यहाँ पर मास्टरी कराई जाती है बच्चों के स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। और प्रॉपर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन होता है मटेरियल का, जो कि ये जो 6 पॉइंट है ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। ये आपका क्या था, स्ट्रक्चरल अप्रोच था। अब आते हैं हम सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच देखो क्या है, किसने दिया, बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है। हार्लॉर्ड पाल्मर और ए.एस. हॉर्न्सबी, ठीक है, इन दोनों ने मिल करके क्या दिया है, सिचुएशनल अप्रोच दिया है। यहाँ पर लैंग्वेज को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। जो भी सेंटेंसेस को यहाँ टीचर यूज करता है वो रियल सिचुएशन में करता है ताकि वो मीनिंगफुली बच्चों को समझा सके। सिंपल सा मतलब है कि आप जो लैंग्वेज सिखाते हो वो आप मीनिंगफुली सिचुएशन में सिखाते हो, उसे हम सिचुएशनल अप्रोच कहते हैं। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को समझो आप, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि लर्नर्स नो द मीनिंग ऑफ पेंसिल नॉट बिकॉज दे हैव लुक्ड अप in dictionary but they hearing sentences, write with the pencil, sharpen the pencil। तो यही आपका क्या है, सिचुएशनल है कि मान लो बच्चों को पेंसिल का मतलब पता है, उनको पेंसिल के बारे में पता है, तो वो क्यों पता है, क्योंकि आपने शायद उनको क्लास में बार बार सिचुएशनली उनको सिखाया है, आपने कभी उनको डिक्शनरी में नहीं बोला कि आप पेंसिल का मतलब देखिए। तो यही आपका क्या है, सिचुएशनल अप्रोच है, जहां पे आप कोई भी वर्ड को एक सिचुएशन से सिखाते हो, एक परिस्थिति को आप वहां पे क्रिएट करते हो, ठीक है। इसके मेरिट्स याद रखना कि यहाँ पर बच्चों को हम स्ट्रक्चर सिखाते हैं इन एन एप्रोप्रिएट सिचुएशन। पहली बात, यहाँ पे लर्निंग इजी हो जाती है, रियल होती है, इंटरेस्टिंग होती है। और यहाँ पर बच्चों को लैंग्वेज जो लैंग्वेज इंग्लिश है उसको एक्सपोजर दिया जाता है। कहीं ना कहीं लैंग्वेज 1 का फोकस यहाँ नहीं किया जाता है, यानी कि टारगेट का फोकस यहाँ पे किया जाता है। ओके, अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स में क्या होगा कि हम हर चीज नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। इसका डीमेरिट यही है कि हम लिमिटेड चीजें ही सिखा सकते हैं। अब आपको अगर मान लो कि कोई चीज सिखाना है, मान लो कि कोई ऐसा चीज है, आपको ऑनेस्टी बतानी है, ठीक है, ऑनेस्टी कोई वर्ड आपको सिखाना है, तो अब आप ऑनेस्टी वर्ड को सिचुएशन में नहीं सिखा सकते। तो ये इसका एक डीमेरिट हो सकता है कि हम हर वर्ड को सिचुएशनली नहीं सिखा सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कई बार ड्रिलिंग यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे जिससे कि क्लास अनइंटरेस्टिंग हो जाती है और इसके लिए काफ़ी हाईली
कॉम्पिटेंट टीचर्स की जरूरत होती है। ओके, और एक चीज और याद रखना कि सिचुएशनल अप्रोच जो होती है वो लोअर क्लासेस के लिए ही यूजफुल है। हम बहुत बड़े लेवल पे सिचुएशनल अप्रोच का यूज नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच जो है ये किसने दिया, बस आपको नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा यहां से नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि किसने दिया। तो स्टीफन क्रैशन ने ट्रेसी टेरल के साथ मिलकर 1970 में दिया था। स्टीफन क्रैशन का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था नेचुरल अप्रोच का, कि आप जो भी यहाँ पे भाषा को सिखाएंगे वो आप एक्विजिशन पे फोकस करोगे, ठीक है। इनका फोकस किस पे था, बच्चों के भाषा एक्विजिशन पे था, लर्निंग पे नहीं था, ठीक है। और एक्विजिशन कैसे करेंगे, हम नेचुरली बच्चों को करवाएंगे। तो ये था आपका नेचुरल अप्रोच। आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो कि क्या है, सबसे रीसेंट और सबसे लेटेस्ट अप्रोच है। अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सा है इंग्लिश को पढ़ाने का, तो आपका क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिव, ठीक है। यहां पर यूज पे फोकस किया जाता है। किसने दिया इसको, तो डेल हाइमेस ने इस अप्रोच को दिया था। नाम आप याद रखना है, डेल हाइमेस ने। यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं बच्चों को, ताकि वो डिस्कशन, डिबेट एंड जो भी डायलॉग है या जो भी इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी है उसमें वो भाषा को क्या कर सके, यूज कर सके, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है। आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे इक्लेक्टिक अप्रोच। इक्लेक्टिक अप्रोच में क्या होता है कि यहां पर आप कोई एक सिंगल मेथड को फॉलो नहीं करते हो। सिंपल आपको क्या याद रखना है कि टीचर डू नॉट फॉलो एनी सिंगल मेथड बट रादर द यूज ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। आप कोई एक मेथड का यूज ना करके डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट अप्रोचेस को अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स आप जब यूज करते हो, उसे हम इक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। ओके, तो यहां पर क्या है कि सिंगल मेथड को टीचर फॉलो नहीं करता है, वो वेरियस टेक्निक्स को यहां पर एड ऑन करके पढ़ाता है, एक मेथड से नहीं पढ़ाता। तो इसे हम इक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच का मतलब सिंपल सा यही है कि भाषा में जो भी हमारी स्किल्स होती हैं उसको आप मीनिंगफुली इंटीग्रेटेड तरीके से सिखाते हो। बस सिंपल, लैंग्वेज को होलिस्टिक सिखाया जाता है, यानी पूर्णता के साथ सिखाया जाता है, होलिस्टिकली। इंटीग्रेटेड आप करते हो LSRW को, यानी सारे स्किल्स को आप इंटीग्रेट करके सिखाते हो, ठीक है। मीनिंगफुली सिखाना, हर चीज को आप ऐड कर रहे हो, वो क्या होता है, हमारा होल लैंग्वेज अप्रोच होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल बताती हूं, देखो टॉप डाउन प्रोसेस में क्या होता है, आप होल टू पार्ट जाते हो, ठीक है। टॉप डाउन में क्या होता है, होल टू पार्ट हम जाते हैं। जैसे आपने पहले थीम सिखाया, मेन आइडिया सिखाया, फिर डिटेल, फिर वर्ड। देखो सिंपल बताती हूं मैं, इस डायग्राम से मे भी आपको समझना है। देखो टॉप डाउन में आप क्या करते हो कि जैसे कि आपने पहले सेंटेंस सिखाया, ठीक है, सेंटेंस, उसके बाद आप किस पे गए, सेंटेंस के बाद आप गए वर्ड्स, फ्रेजेस पे, फ्रेजेस के बाद आप गए वर्ड पे, वर्ड के बाद आप किस पे गए, साउंड पे। तो जब आप सेंटेंस से साउंड जा रहे हो, ठीक है, याद रखना, सेंटेंस से साउंड की तरफ जा रहे हैं या फिर आप होल टू पार्ट जा रहे हो, वो आपका टॉप डाउन है, ठीक है। बॉटम अप क्या होता है, जब आप साउंड से शुरू करते हो। बॉटम अप प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपने शुरुआत किया साउंड से, पहले आपने बच्चों को साउंड सिखाया, फिर आपने वर्ड सिखाया, फिर आपने फ्रेज सिखाए, फिर आपने सेंटेंस सिखाया, फिर आपने पैराग्राफ सिखाया। यानी जब आप साउंड से शुरुआत कर रहे हैं तो बॉटम अप होगा, और जब आप पैराग्राफ से लेके नीचे साउंड पर आ रहे हो वो आपका टॉप डाउन होता है। ये दो अप्रोचेस आपको याद रखनी है। तो सबसे अच्छा अप्रोच इन दोनों में से कौन सा है, टॉप डाउन को हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि टॉप डाउन जो है वो होल टू पार्ट जाता है। आप पैराग्राफ से सेंटेंस पे जा रहे हो, मीनिंग से आप स्ट्रक्चर पे जा रहे हो। बॉटम अप में क्या कर रहे थे हम, साउंड से, अल्फाबेट से हम बाद में पैराग्राफ पे जा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो बॉटम अप से अच्छा क्या है, आपका टॉप डाउन है। बॉटम अप आपका पार्ट टू होल होता है और टॉप डाउन आपका होल टू पार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करने वाले फटाफट से मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। चलिए तो एक एक करके सभी मेथड्स को कवर करेंगे, बहुत डिटेल नहीं डिस्कस करूंगी, ठीक है। सबसे पहला मेथड आता है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे क्लासिकल मेथड है, जो कि है हमारा GTM मेथड। GTM मेथड के बारे में याद रखना, कार्ल प्लॉट्स ने दिया।
इसे हम काफी सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड और ओल्डेस्ट मेथड। ठीक है, इस मेथड को ये मेथड कब आया था? लैटिन और ग्रीक भाषाओं को सिखाने के लिए। यानी कि अगर पूछा जाए कि क्लासिकल लैंग्वेजेस को सिखाने में कौन सा मेथड आया था, तो जीटीएम हो जाएगा, जो कि लैटिन और ग्रीक को सिखाने में ये इसको मेथड को लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ और चीजें हैं जीटीएम के बारे में। सबसे पहले जीटीएम के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है रीडिंग और राइटिंग पे, स्पीकिंग और लिसनिंग को इग्नोर किया जाता है। यहां पर लैंग्वेज 1 का यूज किया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज 1 का यूज किया जाता है। ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, निगमन तरीका है। रोट लर्निंग को यहाँ इंकरेज किया जाता है। फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीनिंग पे फोकस, कंटेंट पे फोकस नहीं होता। यूनिट ऑफ टीचिंग पूछेगा तो वर्ड आपको बताना है। ट्रांसलेट किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक डीमेरिट ये है कि बच्चे यहाँ पे यूज करने में, कम्युनिकेट करने में एबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पीकिंग और लिसनिंग को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ये। आगे बढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे अब डायरेक्ट मेथड के बारे में। ओके, किसने दिया है तो याद रखना कि इसको दिया है मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज ने। तो बर्लिट्ज का नाम याद रखना, इन्होंने डायरेक्ट मेथड दिया। ये डायरेक्ट मेथड जो है इसको काफी सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, नेचुरल मेथड और रिफॉर्म मेथड। ये सारे जो नेम हैं ये सारे नेम किसके हैं? डायरेक्ट मेथड के हैं। और डायरेक्ट मेथड को डेवलप क्यों किया गया था? इसको अगेंस्ट जीटीएम मेथड के यूज किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कौन सा मेथड था जो रिएक्शन था जीटीएम का, तो वो था डायरेक्ट मेथड। जीटीएम मेथड की जो भी कमियां थी, जो उसकी डीमेरिट्स थी, उनको दूर करने के लिए डायरेक्ट मेथड आया था, इसके अपोजिशन में आया था। इसीलिए इसे हम एंटी ग्रामेटिकल मेथड कहते हैं। अब कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि डायरेक्ट मेथड में हम टारगेट लैंग्वेज में बच्चों को सिखाते हैं। पहला, ग्रामर को इंडक्टिव पढ़ाया जाता है, आगमन तरीके से। स्पीच और लिसनिंग पे फोकस यहाँ किया जाता है, और यूनिट ऑफ टीचिंग जो है वो सेंटेंस यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जस्ट आप सुनते जाओ ये सारी चीजें। आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्ट मेथड के बारे में। यहां पर आपको याद रखना है कि टारगेट लैंग्वेज जो है उसको यहाँ पे टीचिंग किया जाता है। मदर टंग का और नेटिव लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज नहीं होता। याद रखना कि बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग में बिल्कुल भी टीचिंग नहीं कराई जाती है, केवल और केवल टारगेट लैंग्वेज ही यूज होता है यहाँ पर। ग्रामर इंडक्टिवली है। यहाँ पर आप कैसे पढ़ाते हो? आप रीलिया का यूज, यानी जो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल जो वस्तुएं हैं उनका यूज करके, पिक्चर्स का यूज करके, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्शन, इन सब का यूज करके हम यहाँ पे बच्चों को वर्ड्स एंड सेंटेंसेस सिखाते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पीकिंग और लिसनिंग पे फोकस किया जाता है। ये यहाँ पे लर्नर भाषा 1 को अवॉइड करके केवल और केवल लैंग्वेज 2 में सोचते हैं, क्योंकि इसका फोकस ये होता है कि अगर आप लैंग्वेज 2 जिस भाषा को आप सिखा रहे हैं आप उसी में पढ़ाएंगे। इसीलिए इसे हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम नेचुरल मेथड कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड का कंसेप्ट दिया है प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने। इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर आप क्या करते हैं कि दो लैंग्वेज का यहां पे यूज करते हो। ठीक है, यहां पर टीचर जो है वो हर समय मदर टंग का यूज नहीं करता है। याद रखना, टीचर हर टाइम मदर टंग का यूज नहीं करता है। जब भी बच्चों को किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा होता है, वहां पे टीचर बच्चों को मदर टंग में सिखा देता है। यानी कि यहाँ पे 2 लैंग्वेज यूज होता है, एक बच्चे की मदर टंग और एक टारगेट। तो टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग दोनों का यहाँ पे यूज होता है। और मदर टंग का यूज कौन करता है? ओनली टीचर, केवल और केवल टीचर यूज करता है। बच्चे मदर टंग का उपयोग यहाँ नहीं करते हैं। टीचर तब करता है जब बच्चों को कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, उसको समझाने के लिए टीचर उनकी मदर टंग का यूज करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या क्या है मेन बातें एक बार और मैं बता देती हूँ। सीजे डॉटसन ने दिया 2 लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है, पहली भाषा और दूसरी भाषा। पहली भाषा जो है वो दूसरी भाषा को सीखने में क्या करती है? हेल्प करती है। टीचर मदर टंग का यूज
करता है केवल, और तब करता है जब उसे कोई वर्ड को समझाना हो। बच्चे यहाँ पे मदर टंग का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये है आपका बाइलिंगुअल मेथड। आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है इसे हम काफी सारे नामों से जानते हैं जो क्वेश्चन बनता है पेपर में। ऑडियो लिंगुअल मेथड को हम ओरल मेथड, आर्मी मेथड कहते हैं। इसे चार्ल्स सी फ्राइज ने दिया। और यहाँ पर हम क्या क्या करवाते हैं वो आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बच्चों को डायलॉग को मेमोराइज करवाते हैं। पहला मेमोराइजेशन करवाना, रिपीटिशन ड्रिल करवाना, यानी बार बार आप अभ्यास कराते हैं। चेन ड्रिल कराना, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल कराना, ये जितने भी टाइप्स ऑफ ड्रिल है ये सब हम यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल में करते हैं। यहाँ पे बच्चों की हैबिट फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा हैबिट फॉर्म किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। हैबिट फॉर्मेशन अगर पूछेगा, ठीक है, हैबिट कहाँ पे बच्चों की ज़्यादा फॉर्म की जाती है, तो यहाँ पे आपका ऑडियो लिंगुअल होगा। बिहेवियरिज्म पे आधारित ये मेथड है। और बार बार यहाँ पे ड्रिल, मेमोराइजेशन, और यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा फोकस स्पोकन पे किया जाता है। बार बार बच्चों को स्पीच हैबिट्स, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऑडियो लिंगुअल मेथड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इसे हम कहते हैं रीडिंग मेथड, याद रखना। अगर पूछा जाए रीडिंग मेथड कौन सा है, तो रीडिंग मेथड को हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड भी कहते हैं। इसे किसने डेवलप किया था, माइकल फिलिप वेस्ट ने किया था, और इन्हीं के नाम पे ये मेथड पड़ा है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। अब देखो यहाँ बात, आपको मेन बात क्या जाननी है कि देखो मैं यहाँ पूरा तो नहीं पढ़ूंगी, आपको सिर्फ ये जानना है कि ये मेथड किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, रीडिंग पे फोकस करता है। इनका मानना था कि टीचर शुड टीच साइलेंट रीडिंग स्किल फर्स्ट टू इम्प्रूव रीडिंग। इन्होंने कहा कि टीचर्स को साइलेंट रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब रीडिंग पे इम्प्रूव करना चाहिए अगर उनको आगे और स्किल्स को अगर उनको बढ़ावा देना है तो, ठीक है। तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को हम रीडिंग मेथड कहते हैं, जो रीडिंग पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, बहुत डिटेल यहाँ से नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टीपीआर मेथड। टीपीआर को कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जो कि किसने दिया, जेम्स एशर ने दिया, ये याद रखना है। यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट से बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ पे कमांड देता है टीचर बच्चों को, जैसे जैसे टीचर कमांड देता है बच्चे वैसे ही यहाँ पे करते हैं। ये मेथड केवल बिगिनर लेवल के लिए अच्छा है, मतलब बहुत छोटे बच्चे इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि बच्चों को, जैसे मान लो कि यहाँ पे बच्चों का ग्रुप है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे टीचर्स को, जैसा टीचर बोलता है वैसा ही बच्चे मोटर एक्टिविटी से यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। ये याद रखना, मोटर एक्टिविटी से, फिजिकली मूवमेंट से बच्चे यहाँ पे टीचर को इमिटेट करते हैं। जैसा टीचर कमांड देता है बच्चे वैसे वैसे करते हैं, इसे कहते हैं हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज इमर्जन मेथड। लैंग्वेज इमर्जन मेथड क्या होता है, जहां पर आप क्या करते हो कि आप सेकेंड लैंग्वेज को यूज करते हैं इन टीचिंग ऑफ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो याद रखना कि एक क्वेश्चन आपके सीटेट में बनता है कि जहां पे आप सेकेंड लैंग्वेज का यूज करते हैं विदाउट यूजिंग एनी प्रिंटेड टेक्स्ट, तो वो आपका लैंग्वेज इमर्जन होता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे लैंग्वेज इमर्जन क्या होता है कि इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज in which the student's second language is the medium of instruction। यानी जो बच्चे की सेकेंड लैंग्वेज होती है ना, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि मान लीजिए बच्चे की सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश को क्या करते हो, एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अदर सब्जेक्ट को सिखाने में यूज करते हो, जैसे मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज। तो इसे हम लैंग्वेज इमर्जन मेथड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि through this method learners study school subjects such as math, science, social studies in a second language। आप सेकेंड लैंग्वेज का यूज करके अदर विषयों को जब पढ़ाते हैं उसे हम लैंग्वेज इमर्जन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं CLT के बारे में। अभी देखो हमने कम्युनिकेटिव अप्रोच डिस्कस किया था, तो उसी अप्रोच से CLT भी आया है, वही सेम चीज है, ठीक है। सिंपल कि आप यहाँ पे क्या करते हो, बच्चों को कम्युनिकेट करना, इंटरैक्शन करवाना, भाषा को क्या करवाना, यूज करवाना, इसका मेन पर्पस होता है। यहाँ पे हम काफी सारे एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि ये सारी एक्टिविटी आपके CLT की है, ग्रुप वर्क, रोल प्ले, इंटरव्यू,
इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी होती है, इंटरेक्शन करवाना, सिमुलेशन होता है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, रियल सिचुएशन को, जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसको बच्चे यहाँ पे करते हैं, यानी उसको इमिटेट करते हैं, वो आपका सिमुलेशन टेक्निक होती है। तो ये सारी टेक्निक हम CLT में यूज करते हैं, और CLT का आपको पता ही है कि क्या क्या चीजें हैं। कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। पहला, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दोनों जरूरी है। यहाँ पे बच्चे कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, जिसे संदर्भ कहते हैं, संदर्भ के अनुसार यहाँ बच्चे सीखते हैं। यहाँ पे इंटरैक्टिव होती है बच्चों की लर्निंग, जो भी क्लास है, मीनिंगफुल हम यहाँ पे सिखाते हैं। तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक और ग्रामेटिकल दोनों ही कॉम्पिटेंसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो गाइस, जो हमने स्पीकिंग की प्रोफिशिएंसी देखी थी, जो भी हमने स्पीकिंग में कॉम्पिटेंस देखा था, वही सब चीजें हम CLT में यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे होम लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज के बारे में 2-4 बातें। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको याद रखना है। होम लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग सारे सेम हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो बच्चों की होम लैंग्वेज है, ठीक है, उसे हमें क्या करना चाहिए, अपनी टीचिंग में यूज करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना कि जो होम लैंग्वेज है वो प्राइमरी स्कूल में जो भी होम लैंग्वेज है उसको यूज करना चाहिए। पहली बात, पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा, केयर मस्ट बी टेकन टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट, हमें बच्चों की जो भी होम लैंग्वेज है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, प्राइमरी स्टेज पे हमें बच्चों की भाषा को उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है, ठीक है। कोई बहुत हमें वहां पे करेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। 4 पॉइंट है कि बच्चा जो होम लैंग्वेज को एक्वायर करता है वो अपने स्ट्रीट, नेबरहुड या सोसाइटी से करता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एक्विजिशन कहते हैं, ठीक है। बच्चा अपने मदर टंग को एक्वायर करता है, ओके। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद मल्टीलिंगुअलिज्म से क्वेश्चन बनता है। NCF के अनुसार मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक एसेट है, एक रिसोर्स है और एक स्ट्रैटेजी है, जहां पर आप बच्चों की भाषा को यूज करते हो इन टीचिंग, उसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना, अ क्रिएटिव लैंग्वेज टीचर मस्ट यूज मल्टीलिंगुअलिज्म, अ टिपिकल फीचर ऑफ इंडियन लिंग्विस्टिक लैंडस्केप, एज अ क्लासरूम स्ट्रेटेजी एंड अ गोल, ठीक है। एज अ क्लासरूम स्ट्रेटेजी हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज और है कि इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ एंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। ये आता है पेपर में कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या यहाँ पे इंश्योर करता है कि बच्चा अपने आप को एक्सेप्टेड फील करे, उसे अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज करना चाहिए, जहाँ पे हम बच्चों की भाषा को यूज करेंगे टीचिंग में, ओके। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से, ठीक है, बहुत डिटेल नहीं है, बेसिक हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले साइट वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऑफ, टू, द, ए, सो, एट, इट, एट, ये सब जो वर्ड्स हैं ये साइट वर्ड्स हैं। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड होते हैं, जिन्हें आपको डिक्शनरी की जरूरत नहीं होती है, आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है, उन वर्ड्स को हम साइट वर्ड्स कहते हैं, ओके। दूसरा है लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स का दूसरा नाम पूछा जाता है पेपर में, तो लेक्सिकल वर्ड्स को हम और क्या कहते हैं, कंटेंट वर्ड्स कहते हैं। और इन्हें, ये वर्ड जो होते हैं ये सिचुएशनल होते हैं, मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनका मीनिंग है। जैसे मैं बोलूं हैप्पी, तो हैप्पी क्या एक लेक्सिकल वर्ड है। मैं बोलूं लव या मैं बोलूं प्रिंसिपल, तो ये सब क्या है, आपके लेक्सिकल वर्ड है। पूछा जाता है पेपर में कि इनमें से कौन सा लेक्सिकल वर्ड है, कौन सा फंक्शन वर्ड है। तो ये वाले वर्ड आपके लेक्सिकल है, जो मीनिंगफुल है। फंक्शन वर्ड कौन से वर्ड होते हैं, जो ग्रामेटिकल होते हैं। इनको हम तीन नाम से जानते हैं, फंक्शन वर्ड, ग्रामेटिकल वर्ड या स्ट्रक्चरल वर्ड। ये तीनों ही वर्ड कौन से वर्ड्स होते हैं, जो ग्रामर वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स हो गए या कंजंक्शंस हो गए, वो सब आपके फंक्शन वर्ड में आते हैं। उसके बाद कोलोकेशन वर्ड क्या होते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। जब आप वर्ड को कंबाइन करके बोलते हो उसे हम कोलोकेशन कहते हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। हम वर्ड्स चंक्स में यहाँ पे, जहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, बच्चों को चंक्स में वर्ड को जोड़ना सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है गुड इनफ, प्रिटी अगली, इस तरह के वर्ड जो है जहाँ पे आपने दो शब्दों को जोड़ा, इसे कोलोकेशन हम कहते हैं। मिनिमल पेयर वर्ड्स कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है,
एक चीज याद रखना, मिनिमल पेयर को हम कंट्रास्टिव पेयर वर्ड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है बीन, मीन, मड, टड, पिन, पेन। ये कौन से वर्ड है? ये वर्ड है मिनिमल पेयर वर्ड। इसे हम वोकैबुलरी सिखाने में यूज करते हैं। याद रखना, ये पेपर में आता है। पेपर में आता है कि वोकैबुलरी सिखाने में, प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, वोकैबुलरी नहीं, प्रोनाउंसिएशन याद रखना। कि अगर पूछा जाए कि बच्चों की प्रोनाउंसिएशन को सिखाने का कौन से पेयर को यूज किया जाता है, तो मिनिमल पेयर को यूज किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन को सिखाया जाता है। ओके, फिर आता है एक्टिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी होती है, वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम समझते हैं और सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे वर्ड जिन्हें हम रेगुलर अपनी लाइफ में यूज करते हैं उन्हें हम एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। पैसिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी होती है जिसे हम समझते हैं, हम पहचानते हैं उन जिन शब्दों को, पर हम उन्हें अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। तो एक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी है जो आप डेली आए दिन यूज़ करते हो, ठीक है, ऐसे शब्द जो हम बार बार यूज़ करते हैं। पैसिव वो है जिन्हें हम समझते हैं लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं, वो हमारे पैसिव वर्ड्स होते हैं, पैसिव वोकैबुलरी होती है। तो ये टाइप्स ऑफ वर्ड से क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये आपको बेसिक याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि होमोनिम क्या है, होमोफोन्स क्या है और होमोग्राफ क्या है। फटाफट से देखेंगे। देखो, होमोनिम क्या होता है ना, जहां पर आपके वर्ड की स्पेलिंग सेम है, पहली बात, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन भी सेम, लेकिन मीनिंग अलग होता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे है सूट योर सेल्फ या फिर वोर अ सूट, जैसे तेनू सूट सूट करदा होता है, तो वो आपका होमोनिम है। जैसे यहाँ पे है द प्राइज इज फेयर, यहाँ पे फेयर का मतलब है कि ठीक, और यहाँ पे फेयर का मतलब होता है मेला, लेट्स गो टू द फेयर, मतलब मेले में चलो। तो सेम वर्ड है, मीनिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन मतलब कि जिन वर्ड की मीनिंग अलग होती है बाकी सब सेम होता है ना, वो आपका होमोनिम है। सिंपल याद रखना है। दूसरा आता है आपका होमोफोन। होमोफोन क्या होता है? जहां पे स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो टू, अब टू देखो यहाँ पे टू टू टू, तीनों की अगर आप तीनों को बोलेंगे तो तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और तीनों का मतलब भी अलग अलग होता है। इसे हम क्या कहते हैं? होमोफोन कहते हैं। होमोग्राफ क्या होता है? जहां पर आपका स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन क्या है, अलग है और मीनिंग भी अलग है, ठीक है। यानी कि जिनकी स्पेलिंग केवल सेम होती है बाकी सब अलग होता है, वो आपका होमोग्राफ है। जैसे यहाँ पे है डेजर्ट और डेजर्ट, या फिर क्लोज एंड क्लोज। अब इस वाले क्लोज का होता है पास, पहले वाले क्लोज का मतलब है नियर बाय यानी पास होना, और एक दूसरे वाले क्लोज का मतलब होता है बंद करना। तो आप देखोगे कि क्लोज क्लोज मीनिंग भी सेम, आपका यहाँ पे स्पेलिंग भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है? होमोग्राफ है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे BICS और CALP की फुल फॉर्म, जो कि सीटेट में पहले पूछा गया है। फटाफट से डिस्कस करेंगे। BICS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, और CALP की फुल फॉर्म होती है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये इनकी फुल फॉर्म पहली बात याद रखना है। इसका कंसेप्ट किसने दिया था? जिम क्यूमिन्स ने, ठीक है। जिम क्यूमिन्स ने इसका कंसेप्ट दिया था इस तरह से, आइसबर्ग के रूप में, थ्योरी के रूप में। CALP जो होता है वो हमारा रिलेटेड होता है स्कूल से, टेक्स्ट बुक जो हम अपने स्कूल में एकेडमिक में पढ़ते हैं। और BICS जो होता है वो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड होता है, जो हमारी एवरीडे लैंग्वेज है, ठीक है, वो आपका BICS है। सिंपल इतना ही याद रखना है, बहुत डिटेल मत पढ़ो इसको, सिंपल इतना याद रखो कि BICS में आपका सोसाइटी, जो बच्चा छोटी उम्र में अपने आसपास लोगों से बातचीत करता है, कन्वर्सेशन करता है, जो भी आप यहाँ पे बच्चों को यूज कराने के मौके देते हैं, इंटरेक्शन, वो आपका BICS है। और CLB क्या होता है? जहाँ पे एकेडमिक, जहाँ बच्चा टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, स्कूल में जो एक्टिविटी कर रहा है, वो सब आपका CLP का पार्ट होता है। तो ये दोनों का फुल फॉर्म और मीनिंग याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है पेपर में आता है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। पहले है हमारा रिटोरिकल। देखो, रिटोरिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसे आप पूछ तो लेते हो
लेकिन आपको किसी आंसर की नीड नहीं होती है, जहां पे हम आंसर को एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। अब हम सभी इस तरह के क्वेश्चन का यूज हमेशा करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे यहाँ पे है व्हाई डू दीज थिंग्स ऑलवेज हैपन टू मी। अब यहाँ पे हम कई बार कहते हैं ना कि यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, हम बोलते हैं ना कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये रिटोरिकल है, जहां पे आप एज अ स्टेटमेंट किसी क्वेश्चन को पूछ लेते हो लेकिन आपको किसी आंसर की नीड नहीं होती है। या हम बोलते हैं आर यू मैड, तो क्या आपको लगता है कि आप किसी को अगर आर यू मैड बोल रहे हैं तो आप उनसे जानना चाहते हैं सच में? तो ऐसा प्रश्न जिसके लिए आप किसी आंसर की उम्मीद नहीं करते हैं, आप बस बोल देते हैं, वो आपका रिटोरिकल है। ठीक है। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन कौन से होते हैं? एक्स्ट्रापोलेटिव मतलब जैसे कि जहां बच्चा ऑब्जर्वेशन ज्यादा करे, जहां पे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी वो बोले वो प्रिडिक्ट करके बोले। ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि माना तुम तालाब में मछली हो, तुम अपने आसपास क्या देखते हो। एक टीचर ने एक फिश पर स्टोरी सुनाई और ऐसा उसने ऐसा प्रश्न बच्चों से पूछा, तो ये कैसा प्रश्न है? तो ये क्या है? एक्स्ट्रापोलेटिव है, जहां पे बच्चा डाइवर्जेंट है, क्रिएटिव है और बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो आपका एक्स्ट्रापोलेटिव होता है। फिर आता है इन्फरेशनल क्वेश्चन, जहां पे बच्चा कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि ये कहाँ होता है, बच्चा संदर्भ के अनुसार जहां पे आंसर करे। जैसे कि मैंने पूछा व्हाई, व्हाट, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन इन्फरेंशनल होते हैं, जहां पे बच्चा अपना प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड पे आंसर करता है। ठीक है। उसके बाद ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपको पता ही होगा। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में याद रखना, ओपन एंडेड वो है जहां पे एक बच्चा फ्री होता है, किसी भी प्रकार से आंसर आपको कितने भी दे देगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, डाइवर्जेंट सोचेगा, वो आपका ओपन एंडेड है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जहां पे केवल यस और नो में आंसर दिया जाता है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं यहाँ पर क्लोज एंडेड में, यस और नो में आंसर है, या फिर एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके क्या है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड में क्या है? जहां पे आपने व्हाई, व्हाट, हाउ वाले क्वेश्चन पूछे तो ये आपके ओपन एंडेड में आ गया। ठीक है। तो यानी कि आप देख रहे हो ना, सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। इन्फरेंशनल क्वेश्चन जो होते हैं वो ओपन एंडेड का ही एक टाइप है। ओके। तो आपको क्या करना है गाइस, बेसिक बस इनके बारे में ना आपको जानकारी होनी चाहिए। बस आप अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट हमारे पॉइंट आता है, इसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं आते हैं सीटेट के अंदर, इसीलिए मैंने ज्यादा ऐड नहीं किया है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है। प्रिंसिपल से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका सबसे ज्यादा सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से आने के चांसेस हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में आप सिलेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू द रेंज, क्राइटेरिया, लर्नेबिलिटी, टीचेबिलिटी। ठीक है। सिलेक्शन का मतलब है कि आप पहले ये सोचते हो कि आपको क्या पढ़ाना है, और ग्रेडेशन का मतलब होता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है, इजी टू डिफिकल्ट पढ़ाना है, ये आपका ग्रेडेशन होता है। इसके अलावा मोटिवेशन है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करना। हैबिट फॉर्मेशन है, जहाँ पे आप उनकी आदतें बनाएंगे, बार बार ड्रिल करवाना, बच्चों को इमिटेट कराना। ओरल अप्रोच पे फोकस हम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्पीच पे फोकस करते हैं बच्चों की। प्रैक्टिस एंड ड्रिल से हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है। ताकि बच्चा हैबिट फॉर्म कर सके और उस लैंग्वेज को यूज़ कर सके। नेचुरल ऑर्डर होना चाहिए, LSRW का क्रम जैसे कि बोला गया। सिचुएशनल तरीके से हमें कॉन्टेक्स्ट में, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक रियल सिचुएशन में हमें भाषा को क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का प्रिंसिपल याद रखना है आपको। स्पाइरल अप्रोच का प्रिंसिपल भी एक होता है, जहां पर आप बच्चों को क्या करते हो कि जो भी आपने प्रीवियस उनको इस तरह से पढ़ाया, ये ऐसे करके स्पाइरल होता है। आपने जो भी प्रीवियस पढ़ाया मेक श्योर कि आप उसको रिवाइज करें, आप दोबारा से बच्चों को वो पूछे, तो वो स्पाइरल अप्रोच है। ठीक है। मल्टीपल लाइन अप्रोच क्या होता है? मल्टीपल लाइन अप्रोच का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जितने भी हमने मेथड्स पढ़े, अभी जितने भी हमने अप्रोचेस पढ़े ना, आप उनको कैसे सिखाते हो? मिक्स करके हर अप्रोच का ध्यान रख करके आप सिखाते हो। मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स, जिसको जैसी नीड है मेथड की, आप उस मेथड से मिक्स करके सिखाते हो सभी मेथड को, उसे हम मल्टीपल लाइन अप्रोच कहते हैं। नेचुरलनेस आपको पता ही है, प्राकृतिक हम ध्यान रखेंगे कि बच्चा नेचुरली भाषा को सीखे। मदर टंग का यूज करना एक अच्छा प्रिंसिपल है भाषा में, कि आप बच्चे की मदर टंग में ही चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे। और रीइंफोर्समेंट मतलब उनको आप प्रॉपरली क्या देंगे, एक मोटिवेशन देंगे, है ना, रीइंफोर्समेंट देना, पुनर्बलन देना उनको। सो गाइज ये आपके क्या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आप आसानी से कर लोगे अगर आपके पेपर में आएगा,
और बहुत क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है। एंड मुझे ये भी पता है कि मैंने यहाँ पे इवैल्यूएशन को नहीं ऐड किया है, ना ही मैंने रेमेडियल को ऐड किया है, ना ही मैंने प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश को ऐड किया है। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आप समझिए बात, मैं कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ें पढ़ने को मिले कम समय में जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आप इजिली कर लेंगे। और अगर आपको अदर वीडियोज़ देखनी है, आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी सबकी टॉपिक वाइज बनी हुई है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे सेशन अब हमारा एंड होता है। मुझे आशा है कि जो मेरा ये एक पूरा का पूरा एक प्रयास था ये बहुत सक्सेसफुल हुआ होगा। और मुझे जरूर आप बताना कि आपको सेशन कैसा लगे। चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि मैं इन फ्यूचर जो भी अपडेट, जो भी वीडियो डालूं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ओके, सो जरूर बताना कैसा लगा सेशन आपको। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको चाहिए, डिमांड है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।